साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के बारे में रहने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जनवरी 2023 से लेके सितंबर 2023 तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जो हमारी पूरी क्लास है उसे 3 सेगमेंट में हमने बांटा है। पहले सेगमेंट में हम स्पेस टेक्नोलॉजी में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरे सेगमेंट्स में हम साइंस के अदर फील्ड्स में जितने भी डेवलपमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। लगभग 1 घंटे की हमारी ये क्लास रहने वाली है और ये 1 घंटे की क्लास आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाली है। प्रोडक्टिव मैं इसलिए इस क्लास को बोल रहा हूँ क्योंकि आज की इस 1 घंटे की क्लास में आपको आरएएस प्री में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आरएएस में जो क्वेश्चन जो ट्रेंड है आरएएस एग्जाम का वो करंट अफेयर से निकल कर आते हैं। इसीलिए एक पिछले 7 महीनों के करंट अफेयर्स को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण खबरों में इन दिनों न्यूज़पेपर में रही है वो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बारे में यदि हम बात करें तो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहां से इसकी लॉन्चिंग होती है। 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग डेट होती है। बात करें यदि लैंडिंग अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाता है और इस 23 अगस्त के दिन को भारत द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में आगे से मनाने का निर्णय लिया जाता है। लॉन्चिंग पॉइंट लैंडिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो चंद्रयान चंद्रमा पर जिस सतह पर लैंड होता है उस सतह के पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसी प्रकार इससे पहले जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग भारत द्वारा की गई थी उसके लैंडिंग पॉइंट को भी एक नया नाम दिया गया जिसे तिरंगा नाम से संबोधित किया गया। बात करें यदि रॉकेट के बारे में कि कौन से रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जो प्रयुक्त किया गया चंद्रयान की लैंडिंग के लिए वो था LVM-3M4। इंजन की यदि हम बात करें तो CE-20 प्रकार का इंजन इसको लॉन्च करने के लिए प्रयोग में लिया गया था जो कि इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान के कंपोनेंट्स के बारे में। चंद्रयान के कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें तो चंद्रयान के कंपोनेंट्स में 2 प्रमुख तत्व थे, एक लैंडर और एक रोवर। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि क्या ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 के साथ में नहीं भेजा गया, तो जी नहीं, ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 के साथ में नहीं भेजा गया और ना भेजने का कारण ये था कि चंद्रयान 2 के साथ में जो ऑर्बिटर भेजा गया था उस ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए भी ऑर्बिटर के रूप में यूज में ले लिया गया। इसके अतिरिक्त इसमें 7 पेलोड भेजे गए और जो इसका लैंडर था जिसे विक्रम नाम दिया गया, इस विक्रम लैंडर में एक मशीन लगी हुई थी जिसे लेजर डॉपलर मीटर के नाम से जाना जाता है और इसने लैंडर की आंख की तरह यहाँ पर कार्य किया था। बात करें अब तक चांद मिशन या चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से देश करा चुके हैं तो यूएस, चाइना, रशिया के बाद में भारत चौथा ऐसा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर अपने चंद्रयान को उतारा। जब भी किसी मिशन की लॉन्चिंग की जाती है तो उसके कुछ परीक्षण किए जाते हैं। इसी क्रम में चंद्रयान के भी कुछ परीक्षण किए गए जिसमें से एक परीक्षण था EMI जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहा गया। दूसरा परीक्षण था EMC जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेबिलिटी टेस्ट कहा गया और ये दोनों ही प्रकार के परीक्षण चंद्रयान पर इस उद्देश्य से किए गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव चंद्रयान 3 पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ और तथ्यों की यदि हम बात करें तो इसके लॉन्च व्हीकल जिसे हमने LVM-M3M4 कहा था इसे फैट बॉय के नाम से भी जाना गया। साथ ही साथ ईंधन की यदि बात करें कि कौन से ईंधन को इसमें प्रयोग किया गया था तो C25 क्रायोजेनिक इंजन के साथ में L110 लिक्विड स्टेट ईंधन और S200 नाम के सॉलिड स्टेट ईंधन का भी प्रयोग रॉकेट में किया गया था। यदि हम लैंडर विक्रम की बात करें तो विक्रम लैंडर जो है दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का प्रथम जो है लैंडर बन गया। ऑर्बिटर की हमने बात की थी कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वही चंद्रयान 3 में भी ऑर्बिटर काम में लिया गया और इसका नाम था चंद्रा। ठीक है, तो लैंडर का नाम हो गया विक्रम, इसी प्रकार ऑर्बिटर का नाम हो गया चंद्रा और तीसरी जो चीज हमने देखी थी उसका नाम प्रज्ञान हमने रोवर का दिया था। नेक्स्ट यदि हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ और तथ्यों को हम देखें
तो हम देखते हैं कि इसमें एक मशीन लगी हुई थी जिसे LIBS नाम दिया गया, जिसका तात्पर्य है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इस मशीन के द्वारा चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया गया और चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरस और क्रोमियम होने की पुष्टि इसके द्वारा की गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने पृथ्वी की 21 बार और चांद की 121 बार जो है परिक्रमा की थी। अब चंद्रयान 3 को अंजाम देने वाला जो प्रमुख संस्थान इसरो था उसके बारे में कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं हम। इसरो के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। इसरो के जो मिशन डायरेक्टर हैं चंद्रयान मिशन के, वो हैं मोहना कुमार। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो चंद्रयान मिशन के थे वो थे वीर मथुवेल। और राजस्थान से ऐसे लोग जिन्होंने चंद्रयान 3 के मिशन में अपना योगदान दिया, उनका नाम था सुष्मिता चौधरी, जो कि कोटा से संबंध रखती हैं, और सुनीता खोखर, जो कि नागौर से संबंध मूल रूप से रखती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करें तो इसी प्रकार से सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम जो कि गगनयान के लिए बनाया गया था, उसका भी विकास हुआ हाल में इसरो प्रोपोर्शनल कॉम्प्लेक्स में, जो कि तमिलनाडु में है। पिक्सल स्पेस इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चर्चा में रही, और चर्चा में रहने का कारण था कि जो कृषि संबंधी जितने भी भूस्थानिक डाटा हैं, जियोलॉजिकल डाटा हैं, उनको प्रदान करने के लिए पिक्सल स्पेस इंडिया और कृषि मंत्रालय के मध्य में एक समझौता हुआ है। इसी प्रकार LMV-3 या वन वेब इंडिया 2 नाम का एक सैटेलाइट भी हाल में चर्चा में रहा था, जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया। और प्रमुख बात यह है कि इसके साथ में ब्रिटेन के जो 36 उपग्रह हैं उनको LVM-3 रॉकेट के साथ में लॉन्च किया गया था। तो न्यू वेब इंडिया 2 या LVM-3 क्या है? ब्रिटेन के 36 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने का एक मिशन था। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में चर्चा में रहने वाले सब थे टेलियो 02 और लुमिनेट 4 सैटेलाइट। ये दोनों ही सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए, लेकिन ये सैटेलाइट थे किसके? सिंगापुर के सैटेलाइट थे, जिनको इसरो ने लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल की यदि हम बात करें तो दोनों को ही PSLV C-55 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार का एक अन्य उपग्रह जो चर्चा में रहा वो था DSSAR। ये भी सिंगापुर का उपग्रह था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और इस DSSAR उपग्रह के साथ में 6 अन्य उपग्रहों को भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग साइट की यदि हम बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इनको लॉन्च किया गया था। बात करें लॉन्चिंग व्हीकल या रॉकेट की तो PSLV C-56 इनका लॉन्चिंग व्हीकल था। इसके अतिरिक्त एक और नेविगेशन सैटेलाइट चर्चा में रहा जिसका नाम था NVS-01, और लॉन्च व्हीकल जिसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया उसका नाम था GSLV F-12। और ये जो सैटेलाइट है वो NAVIC से संबंधित रखता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन, और इसी मिशन के तहत इस सैटेलाइट को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो अन्य सब चर्चा में रहा वो था RLV-LEX, जिसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन के नाम से जाना जाता है, जो कि इसरो के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से क्या किया गया था? टेस्टिंग इसकी की गई थी, परीक्षण इसका किया गया था। अगला सब जो चर्चा में रहा वो था SSLV-D2। अब तक हमने देखा था कि भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे वो दो प्रकार के थे, एक तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक GSLV जियो सिंक्रोनोमस लॉन्च व्हीकल। लेकिन अभी अभी अन्य प्रकार के लॉन्च व्हीकल भी भारत के द्वारा प्रयोग में लिए जाएंगे, उनका नाम होगा SSLV। SSLV का तात्पर्य है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका एक पहला परीक्षण SSLV-D1 के रूप में किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, असफल रहा था, इसलिए दोबारा इसका परीक्षण किया गया। और दोबारा जब परीक्षण किया गया तो इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से EOS-03, जानूस-1 और आजादी सेट नाम के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया, और सफलतापूर्वक इन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित इस SSLV-D2 के द्वारा कर दिया गया था। तो ये नए प्रकार का एक रॉकेट था जिसको भारत ने परीक्षित किया। इसके अलावा चर्चा में रहा भारत का हाइब्रिड रॉकेट, जो कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट था, और इसका जो विकास किया था वो APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के अंतर्गत इसका विकास किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। निर्माण करने वाली संस्थाओं की यदि हम बात करें तो मार्टिन कंपनी, APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन, स्पेस जोन, तीनों ने मिलकर इस उपकरण को बनाया था। इस
हाइब्रिड रॉकेट को बनाया था और इसकी लॉन्चिंग जो की जाती है वो चेंगलपट्टू तमिलनाडु से की जाती है और ये 150 पीको उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करता है और ये पीको उपग्रह कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार विक्रम रॉकेट भी चर्चा में रहा था जो कि भारत का पहला निजी रॉकेट था जिसे स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट जो चर्चा में चीज रही वो थी इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में होने वाला एमओयू जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के बढ़ावा देने के संबंध में किया गया था दोनों संस्थाओं के बीच में। इसी प्रकार इसरो का एक नया स्पेस पोर्ट चर्चा में रहा जो कि कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु से जो है इसकी लॉन्चिंग की गई और ये प्रमुख रूप से छोटे उपग्रह जो कि एसएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे उसके लिए बनाया गया है। इसी प्रकार इसरो द्वारा एक RSLV LEX जो है उसका भी संचालन किया गया। साथ ही साथ एक अन्य मिशन जो चर्चा में प्रमुख रूप से रहा इन दिनों वो था लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसरो और जापान का संयुक्त मिशन होगा ये चंद्रयान की तरह ही चंद्रमा पर चंद्रमा की स्टडी करने के लिए। तो जापान और इंडिया का जो संयुक्त मिशन होगा चंद्र मिशन जिसे कहा जाएगा संयुक्त चंद्र मिशन उसका नाम क्या होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। उसके बाद आता है आर्टिमस सेकंड शब्द। आर्टिमस सेकंड जो है वो चर्चा में इस कारण रहा था क्योंकि ये नासा का क्या है चंद्र मिशन है। ओफेक 3 चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा क्योंकि ये इजराइल द्वारा स्थापित किया गया एक जासूसी उपग्रह था। इसी प्रकार टारोन 1 भी फिलहाल चर्चा में रहा और इसकी चर्चा में रहने का कारण था कि ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट था जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया। इसी तरह से झोंगसिंग 26 जिसका अन्य नाम है चाइना से 26 ये भी चर्चा में रहा था और इसका कारण था कि ये विमान और जहाजों के लिए बनाया जाने वाला चाइना का एक सैटेलाइट था जिसे चाइना ने लॉन्च किया। साथ ही बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज संबंधी खबर भी चर्चा में रही थी और इन 12 उपग्रहों की खोज के साथ ही बृहस्पति के कुल जो चंद्रमा या उपग्रह हो गए हैं वो कितने हो गए हैं 92 हो गए हैं। इसी तरह सौर मंडल में एक नया ग्रह खोजा गया जिसका नाम रखा गया वोल्फ 1069b और ये दिखने में पृथ्वी के जैसा है इसी कारण ये चर्चा में रहा था। इसी तरह C2022 या E3ZF नाम भी चर्चा में रहा था और ये जो नाम था वो संबंधित था एक धूमकेतु से और ये वो धूमकेतु था जो पृथ्वी के सबसे नजदीक से पिछले कुछ समय में निकला। इसी प्रकार नासा और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसे जैक्सा कहा जाता है, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, इन दोनों के मध्य एक मिशन प्रारंभ किया गया था 1977 में। ये जो मिशन है इसकी अब समाप्ति कर दी गई है जिसे जियोटेल मिशन के नाम से जाना जाता था। यूएस और जापान का संयुक्त मिशन था ये और इसके उद्देश्य था पृथ्वी को जो चुंबकीय क्षेत्र घेरे हुए है उस चुंबकीय क्षेत्र की जांच करना और इसकी समाप्ति का जो कारण माना जाता है वो है इसके डेटा रिकॉर्डर का खराब होना। अर्थात इस मिशन का जो डेटा रिकॉर्डर था वो खराब हो गया और इस डेटा रिकॉर्डर के खराब हो जाने के कारण ही इस मिशन को नासा और जैक्सा द्वारा समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। इसी तरह TOE-700E नाम का एक शब्द भी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि ये एक नया ग्रह था जो कि नासा के द्वारा खोजा गया जो कि पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित था। एक शब्द अन्य जो चर्चा में रहा वो था गैलेक्टिक 02 और गैलेक्टिक 02 क्या था? ये एक वाणिज्यिक उड़ान थी किसकी? अमेरिकन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की पहली वाणिज्यिक उड़ान थी और इसी कारण ये सब चर्चा में रहा था। इसी तरह नाम का सब चर्चा में रहा और वाइजर 2 क्या था? एक डीप स्पेस मिशन था किसका? नासा का। 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था लेकिन अब चर्चा में क्यों रहा ये? 97 में स्टार्ट होने के बावजूद भी चर्चा में अब आने का कारण था कि वाइजर 2 का नासा से अब संपर्क जो है वो टूट गया। एक अन्य नाम जो चर्चा में रहा स्पेस के क्षेत्र में वो था रयाना बर्नावी। रयाना बर्नावी कौन थी? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष होने के कारण इनका नाम हाल में चर्चा में रहा। अब बात करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की। डिफेंस टेक्नोलॉजी में चर्चा में रही अग्नि प्राइम मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रेंज है इसकी 27 किलोमीटर। क्षमता की यदि हम बात करें तो ये मल्टीपल टारगेट कर सकती है अर्थात एक साथ एक से ज्यादा टारगेट को ये निशाना साध सकती है। साथ ही री एंट्री व्हीकल वार हेड को ले जाने में सक्षम है।
साथ ही परमाणु हथियारों को ले जाने में भी ये सक्षम होगी। इसी तरह वरुणास्त्र नाम का एक अस्त्र भी चर्चा में रहा डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित, जो कि एक स्वदेशी हैवी टारपीडो था। डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया और ये क्या कर सकता है, जल की सतह से नीचे क्या कर सकता है, हथियार ले जा सकता है, अर्थात जल की सतह के नीचे से हमला करने में ये सक्षम बनाता है हमारी नेवी को। इसी तरह ब्रह्मोस प्रिसीजन व स्ट्राइक जो मिसाइल है वो भी हाल में चर्चा में रही, और ये जो मिसाइल थी वो स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस थी, जिनको डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया, और उनकी रेंज की यदि हम बात करें तो इनकी रेंज थी 400 किलोमीटर। अगला शब्द जो डिफेंस के क्षेत्र में चर्चा में रहा वो था ब्रह्मोस एनजी, जिसे नेक्स्ट जनरेशन, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। तेजस लड़ाकू विमानों के लिए ये उपयोगी रहने वाली मिसाइल है, अर्थात तेजस लड़ाकू विमानों से भी इन्हें ले जाया जा सकता है। अगला जो शब्द डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चर्चा में रहा वो था प्रोजेक्ट 75, जिसके अंतर्गत 6 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियां जो हैं उनका विकास किया गया, और ये परमाणु पनडुब्बी स्वदेशी रूप से भारत में विकसित की गई, ताकि जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो कि हम फ्रांस से लेते हैं उनको रिप्लेस करके हम स्वदेशी पनडुब्बियों का प्रयोग कर सकें। और इन स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया गया मजडोक शिपयार्ड कंपनी के द्वारा, जो कि कलकत्ता में स्थित है। डीजल और इंजन दोनों ईंधन पे चलती है, तो डीजल इलेक्ट्रिक प्रकार की ये सबमराइन है या पनडुब्बी है। कार्य की यदि हम बात करें तो समुद्र में निगरानी करने का कार्य, एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को नष्ट करने का कार्य, और एंटी सरफेस हथियार ले जाने में ये सक्षम पनडुब्बियां हैं। 6 पनडुब्बियों का पहले चरण में विकास किया गया, जिनके नाम थे सबसे पहले 2015 में कलवारी, फिर उसके बाद खंडेरी, फिर उसके बाद करंज, फिर उसके बाद वेला, फिर वागीर, और रिसेंटली वागसीर नाम की पनडुब्बी इस श्रेणी की जो है उसका अनावरण किया गया है। वागसीर का 2023 में लॉन्च किया गया है, सबसे लेटेस्ट है। इसी प्रकार दूसरे चरण में इन 6 पनडुब्बियों के अलावा 3 और पनडुब्बियों का विकास भी इस प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा। इसी प्रकार गश्ती जहाज कमला देवी भी चर्चा में रहा था, जो कि भारत का कोस्ट गार्ड जो खेमा है उस कोस्ट गार्ड खेमे को दिया जाने वाला 5वां फास्ट पेट्रोल वेसल था, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो शब्द चर्चा में रहा वो था सी स्कीमिंग टारगेट टेस्टिंग, जो कि नेवी के द्वारा आईएनएस मर्मागोआ से संपादित किया गया, और इसके अंतर्गत तो समुद्र में तैरते हुए टारगेट को जल के नीचे से प्रहार किया गया। और ये टेक्नोलॉजी विकास करने का कारण ये है कि जल के नीचे से जब प्रहार किया जाएगा तो शत्रु देश का रडार पहचान नहीं पाएगा, और शत्रु देश के जहाज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद चर्चा में रहा जोरावर लाइट टैंक, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों के काम में लेने के लिए डीआरडीओ और एल&टी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। अगला शब्द जो चर्चा में रहा वो था आईएनएस मगर, जो कि 36 वर्ष पुराना एक जहाज था, जिसे भारत की नेवी के द्वारा क्या कर दिया गया है, रिटायरमेंट दे दिया गया है, उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला शब्द जो चर्चा में रहा वो था नागास्त्र वन। नागास्त्र जो वन है वो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल के द्वारा विकसित किया गया, और ये एक प्रकार का स्वदेशी लोटरिंग म्यूनिशन है। अभी आप पूछेंगे कि स्वदेशी लोटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, तो ये एक प्रकार का ड्रोन होता है, और ड्रोन जो होता है वो मानव रहित अनमैन्ड ऑपरेटिव होता है, अर्थात मानव की आवश्यकता उसको ऑपरेट करने में नहीं होती। इसी प्रकार रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और नेवी का एक संस्थान जिसे WESW वीपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के मध्य एमओयू होता है। और एमओयू किसके लिए होता है, एमओयू में ये निर्धारित किया जाता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो QUIC क्वांटम इन्फो एंड कंप्यूटिक लैब जो है वो नेवी को प्रदान करेगा, ताकि नेवी को समुद्रिक संचार में आसानी हो। इसी प्रकार एक समुद्र आधारित एनो बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ और नेवी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। अब आप पूछेंगे कि ये इनो मिसाइल क्या होती है, तो जब हमने स्टैटिक पोर्शन मिसाइल के संबंध में पढ़ा था तो हमने देखा था मिसाइल दो प्रकार की थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एक तो एक्सो और एक इनो। एक्सो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को वातावरण से बाहर ही नष्ट कर देती हैं, और इनो वातावरण के अंदर आने के बाद मिसाइल को नष्ट करती है। तो ये जो समुद्र आधारित इनो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डीआरडीओ और नेवी द्वारा अभी विकसित की गई है। इसी प्रकार आईएनएस द्रोणाचार्य सब चर्चा में रहा, जिसको राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट जो सब चर्चा में रहा वो था एंड्रोथ, जिसे साइलेंट हंटर या सैलो वाटर क्राफ्ट के नाम से भी जाना गया।
ये एक एंटी सबमराइन वारफेयर युक्त एक जहाज था जिसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड कंपनी ने किया था और इसका उद्देश्य था सबमराइन या पनडुब्बियों को नष्ट करना और समुद्र में यदि माइंस बिछानी हो तो वो कार्य भी ये करने में सक्षम था। इसी प्रकार तमिलनाडु के तुमकुरु नाम का जो स्थान है वहां पर हाल द्वारा एक संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र होगा, जिसमें प्रारंभ में लाइट हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद हैवी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भी प्रारंभ किया जाएगा। 2016 से ये कार्य करना स्टार्ट कर चुका है। 1000 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगा। पहला लाइट हेलीकॉप्टर ये बना चुका है जिसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH नाम दिया गया, जिसकी उद्घाटन किया गया, लॉन्चिंग की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी प्रकार स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी चर्चा में रहा, जो कि एक अनमैन्ड एयर सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रमुख बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है और इसका जो विकास किया गया वो न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी बेंगलोर के द्वारा इसका विकास किया गया है। दुश्मन के टैंक और दुश्मन की जो सेना है उसको तबाह करने की एक क्षमता रखता है। अगला शब्द जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में चर्चा में रहा वो था MV मालिशा। MV मालिशा गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया और ये एक प्रकार की ओशियन फेरी वेसल है। ओशियन फेरी वेसल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा, लेकिन इसका निर्यात किसको किया जाएगा? गुयाना को। तो MV मालिशा क्या है? गुयाना को निर्यात की जाने वाली एक ओशियन फेरी वेसल है। इसी प्रकार पृथ्वी सेकंड ट्रेनिंग जो है उसकी भी लॉन्चिंग की गई चांदीपुर उड़ीसा से, जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर। सरफेस टू सरफेस प्रकार की ये मिसाइल है और DRDO द्वारा विकसित होने वाली प्रथम प्रकार की ये मिसाइल है। नेक्स्ट फ्लीट सपोर्ट शिप चर्चा में रहा, जिसे रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान शिपयार्ड के अनुबंध के द्वारा विकसित किया जाएगा। एक अन्य शब्द जो चर्चा में रहा वो रहा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नेवी के कंप्यूटर्स में अपनाया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और चूंकि ये हैकिंग के विरुद्ध कार्य करेगा अर्थात एंटी हैकिंग होगा, इसे हैकिंग करना मुश्किल होगा हैकर्स के द्वारा, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चक्रव्यूह नाम दिया गया है। साथ ही साथ स्वदेशी मिसाइल जो अस्त्र है उसका परीक्षण भी हाल में किया गया है, जो कि DRDO के द्वारा विकसित की गई और तेजस हेलीकॉप्टर के माध्यम से गोवा के तट पर इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट जो सब चर्चा में रहा डिफेंस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में वो था प्रोजेक्ट 70 अल्फा, जो कि नेवी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्टील फ्रीगेट की जो आपूर्ति है वो गार्डन रिच शिपयार्ड के द्वारा नेवी को की जाएगी। ये एक प्रकार का डीजल, इलेक्ट्रिक और डीजल प्रकार का युद्धपोत है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है अर्थात दुश्मन के रडार से ये बच सकता है और इस प्रकार के 5 अन्य जो है स्टील फ्रीगेट की आपूर्ति भी पूर्व में की जाती है, जिनका नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी, दूनगिरी और फिलहाल किया गया है INS विंध्यगिरी लेटेस्ट रूप से प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत नेवी को दिया गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे डिफेंस टेक्नोलॉजी के संबंध में कुछ जो खबरें चर्चा में रही उनकी यदि हम बात करें तो हाल जो भारत की कंपनी है उसने कुआलालंपुर में अपना एक संयंत्र लगाया है, एक रीजनल ऑफिस वहां स्थापित किया है। इसी प्रकार हाल ने हल्के विमानों की सप्लाई के लिए अर्जेंटीना से एक समझौता किया है। नेक्स्ट जो शब्द इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में रहा डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो था हासोंग 18 मिसाइल, या इसे काला नाग या इसे राक्षसी मिसाइल भी कहा गया। नॉर्थ कोरिया द्वारा परीक्षित की गई या टेस्ट की गई ये एक प्रकार की इंटर बैलिस्टिक मिसाइल थी, इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल थी। अन्य सब जो चर्चा में रहा था वो था JUKU जूकू, जो कि चीन द्वारा लॉन्च की गई पहला एक रॉकेट था जो कि मीथेन ईंधन से चलता है। इसी प्रकार मानव रहित विमान प्रणाली के लिए एक समझौता हुआ किस किस के बीच में? नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन विमानन सुरक्षा एजेंसी के मध्य। अन्य खबर जो चर्चा में रही थी वो थी खैबर मिसाइल, जो कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान ने अभी इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट जो सब चर्चा में रहा वो था समेकित सिमुलेटर। समेकित सिमुलेटर एक परिसर है जिस उस परिसर को नाम दिया गया है ध्रुव। कोच्चि में इस परिसर को नेवी के द्वारा स्थापित किया गया है और ये एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर इंडियन नेवी और मिस्र की नेवी को क्या दिया जाएगा? परीक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला शब्द जो चर्चा में रहा था वो था INS कृपाण, जो कि खुखरी श्रेणी की एक मिसाइल कार्बेट थी जिनको भारत वियतनाम को देगा।
अन्य सब चर्चा में रहा वो था F414 इंजन जो कि जेई एरोस्पेस जो कि यूएसए से रिलेटेड है। इसी प्रकार हाल जो कि भारत से संबंधित है, दोनों कंपनियों के मध्य क्या होता है, इसके उत्पादन के लिए एक समझौता होता है। MK2 इंजन के लिए भी समझौता होता है यूएस और भारत में, और यूएस भारत को इस प्रकार के M2 इंजन देगा। इसी प्रकार MH-60R या रोमियो जो कि ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं, वो भी यूएस या अमेरिका भारत को देगा। नेक्स्ट हम बात करें अन्य समझौते या एमओयू की, तो वो होता है हाल और एज यूए की एक कंपनी है, उन दोनों के मध्य एक समझौता होता है। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल रक्षा जो प्रदर्शनी होती है आबू धाबी में, उसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसके अंतर्गत दोनों ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके अलावा कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस जो कि इंडियन आर्मी की एक यूनिट है, और रोल्स रॉयल मराइन नॉर्थ जो कि यूएसए की एक कंपनी है, दोनों के मध्य एक एमओयू होता है, किसके लिए, समुद्री प्रपोल्सनर बनाने के लिए। इसके अलावा ALHMK2 के लिए हॉल जो है वो मॉरिशस को सौंपने का क्या करता है, निर्णय लेता है। इसके अतिरिक्त JF-22 नाम की एक तकनीकी जो है वो भी चर्चा में रहती है, और वो होती है चीन से संबंधित, जिसके अंतर्गत चीन एक हाइपरसोनिक विंड टनल का क्या करेगा, विकास करेगा अपने देश में। खैबर मिसाइल में चर्चा में रही, क्यों चर्चा में रही, क्योंकि ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसका हाल में उसने परीक्षण किया। इसी तरह BNS शेख हसीना भी चर्चा में रहा, जो कि बांग्लादेश का पहला नेवी का पनडुब्बी केंद्र था। इसके अतिरिक्त एक समझौता हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, DRDO और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में, जिसके अंतर्गत वो एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चलाएंगे आपस में मिलकर। इसके अलावा एयर इंडिया का एक समझौता हुआ, किससे, एक तो एयरबस जो कि यूरोप की कंपनी है, और बोइंग जो कि यूएसए की कंपनी है। विमानों के संदर्भ में इनके बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। मोहेजर 10 ड्रोन का परीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। इसी प्रकार अदर टेक्नोलॉजीज या साइंस से रिलेटेड अदर फील्ड्स की हम बात करें तो अकीरा शब्द एक चर्चा में रहा, जो कि एक कंप्यूटर वायरस है, जिसके संदर्भ में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो इंडिया की है, जिसे सर्ट के नाम से जाना जाता है, उसने एक एडवाइजरी या चेतावनी जारी की थी। टेलीमानस चर्चा में रहा, जो कि भारत का एक चैटबोट था, 2 स्तर पर यह कार्य करेगा, Tier 1 राज्य स्तर पर और Tier 2 जिला स्तर पर। सागर निधि शब्द भी चर्चा में रहा, जो कि महासागरीय अनुसंधान या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित एक जहाज या पोत है। इसी प्रकार गेहूं की एक किस्म PBWRS1 चर्चा में रही, जो कि टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग से ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके लिए फायदेमंद ये गेहूं रहने वाला है। इसी प्रकार स्टेट आर्ट मशीन लर्निंग नाम की एक तकनीकी IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई, जो कि मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है। इसी प्रकार KAPP संयंत्र, कार पाकर एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में स्थापित किया गया, वो भी चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा परमाणु संयंत्र है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, किसी विदेशी देश की सहायता इसके स्थापना में नहीं ली गई। इसी तरह सुपर कंप्यूटर एरावत भी चर्चा में रहा, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता में 75 रैंक इसको अभी दी गई है। नेक्स्ट जो चर्चा में शब्द रहा वो था इन्फोसिस द्वारा डेवलप किया गया टोपाज पुखरा, जो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करता है। इसी तरह इंडियनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि चैट GPT का हमारा भारतीय संस्करण है, वो भी चर्चा में रहा। गंगा शब्द भी एक चर्चा में रहा, जो कि गिर गाय का एक क्लोन था, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशनल करनाल के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। इसी तरह HD3385 गेहूं की एक किस्म, जो कि उष्ण कटिबंधीय मौसम या गर्मी को सहन करने वाली एक किस्म है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट जो चर्चा में रहा वो था LIGO, जिसे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का यह अध्ययन करेगा, और महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। इसी तरह भारत ने मानव रहित एक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, जिसे ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसका नाम दिया गया है स्काई UTM अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट इसे कहा गया है। और क्लाउड बेस एक मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया गया, जो कि मानव रहित और मानव युक्त एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में को आपस में
जोड़ देगा। इसी तरह एक स्काई टनल विकसित की गई और स्काई टनल का तात्पर्य है किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में एयर जो कॉरिडोर होता है उसको किस नाम से जाना जाएगा, स्काई टनल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट चर्चा में रहा आधार मित्र नाम का ऐप, जो कि यूएडीआई जो कि आधार जारी करने वाली संस्था है उसके द्वारा विकसित किया गया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पर आधारित एक चैटबॉट है। भावनी संयंत्र भी चर्चा में रहा, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। और चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये एक थोरियम आधारित संयंत्र है लेकिन हाल में इसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग किया गया और ये ऐसा विश्व का पहला संयंत्र था जो थोरियम आधारित है लेकिन उसमें प्रयोग किया गया यूरेनियम 233 का। इसी प्रकार आर्टिफिशियल सिनॉप्सिस नाम का शब्द चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों कहा रहा, क्योंकि नाइट्राइट सेमीकंडक्टर जो कि जेएलएन सेंटर फॉर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इसी प्रकार ET-1 प्राइमा जो कि CSIR के द्वारा डेवलप किया गया, CMERI जो कि CSIR की एक लैब है इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया और ये एक स्वदेशी प्रकार का क्या है, ट्रैक्टर है। इसी प्रकार एक रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन एक चर्चा में रही जिसके द्वारा मछली, झींगा या अन्य समुद्री जीव जो हैं उनकी बीमारी की रिपोर्टिंग की जा सकती है और तकनीकी सहायता इस संदर्भ में प्राप्त की जा सकती है। CRCS पोर्टल भी चर्चा में रहा। क्यों, क्योंकि सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनको अपना रिफंड लेने के लिए इस पोर्टल का सहारा लेना पड़ा था। इसी प्रकार ESAR नाम का ESARS ऐप भी चर्चा में रहा जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं की जो प्रोडक्ट उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं उनके मार्केटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसी तरह हेली सेवा ऐप भी एक डेवलप किया गया और इसका जो लॉन्चिंग की गई वो हेली सम्मेलन जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया उसमें इसकी लॉन्चिंग की गई और इसका काम क्या होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाले ऑपरेटर्स हैं उनके मध्य कोऑर्डिनेशन का ये काम करेगा। एक वैक्सीन भारत के द्वारा डेवलप की गई नंदी मोबाइल ऐप इसके लिए डेवलप किया गया। किसी भी कंपनी को यदि पशु और दवा की वैक्सीन की मंजूरी लेनी है तो एनओसी के लिए पोर्टल बनाया गया, उसका नाम रखा गया नंदी। इसी प्रकार दुग्ध संकल्प मित्र नाम का एक ऐप बनाया गया जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मसूरी में इसकी लॉन्चिंग की गई। नेक्स्ट जो सब चर्चा में रहा था वो था नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और जितने भी प्रकार के श्रेष्ठ नवाचार या पहल हैं उनको साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया। इसी प्रकार यूपीआई 123 पे नाम का जो सॉल्यूशन है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा दिया गया और इसमें आईवीआर आधारित यूपीआर सॉल्यूशन। अब आईवीआर क्या होती है, जब भी आप कई बार कोई फोन आपके पास में आता है और उस पर ये बोला जाता है ये सुविधा प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं, ये सुविधा प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं, ये के लिए 3 दबाएं, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आईवीआर। तो ऐसा आईवीआर सॉल्यूशन देने वाला बैंक कौन सा है, पीएनबी, तो नाम रखा गया यूपीआई 123। इसी प्रकार कृषि मंत्रालय ने एक साथी पोर्टल लॉन्च किया है जो कि बीज की गुणवत्ता और उसकी प्रमाणन की पहचान के बारे में बताएगा और इसकी थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। इसी प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा AIS फॉर टैक्स पेयर लॉन्च किया गया जो कि टैक्स पेयर की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इसी तरह साथी जिसका तात्पर्य है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये सहायता प्रदान करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट विहंगम पोर्टल लॉन्च किया गया। महानदी कोलफील्ड जो है उसका ये ड्रोन आधारित एक पोर्टल है। ड्रोन के आधार पर क्या करा जाएगा, निगरानी इसके माध्यम से की जाएगी। उसके बाद अगला ऐप है यूविन ऐप जो कि महिला और बच्चों के वैक्सीनेशन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। प्रारंभ में इस एप्लीकेशन को प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 2 जिलों में लॉन्च किया गया। बाद में इसे पूरे देश में इस डेटा इसके माध्यम से जुटाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है BHAROS भारोस जो कि IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह उल्लास ऐप जिसे अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और लोगों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए ऐसे असाक्षर लोग जिनको बुनियादी साक्षरता की आवश्यकता है उनको साक्षरता प्रदान करने के लिए इस ऐप का लॉन्च शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
किया गया है। नेक्स्ट है फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच जो ऐप है वो केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है और बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार से बचाव किया जाए, साथ ही साथ बाढ़ आने से पूर्व चेतावनी इस ऐप के द्वारा दी जाएगी और 7 दिन पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान इस ऐप के माध्यम से लगा लिया जाएगा। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उद्गम पोर्टल जारी किया गया, जो काम क्या करता है, जितने भी लावारिस प्रकार की बैंक डिपॉजिट है, ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें जो डिपॉजिट पड़ी है उनको कोई क्लेम नहीं करता, उनकी सूचना मोबाइल नंबर के माध्यम से इस उद्गम ऐप के द्वारा आरबीआई द्वारा जुटाई जाएगी। नेक्स्ट है एसबी गंगाधर, जो कि एक क्रूज जहाज है और ये जो क्रूज जहाज है इसमें जो ईंधन प्रयोग हुआ उसके कारण ये चर्चा में रहा। ईंधन कौन सा इसमें प्रयोग हुआ, MD-15। तो MD-15 ईंधन में क्या खास बात है, खास बात यह है कि ये मेथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन प्रयोग करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल में मेथेनॉल का मिश्रण किया गया है। इसके अलावा चर्चा में रहा इनकोवैक, INCOVAC, जिसका पहले इसका नाम था BB-154 और ये एक प्रकार की कोरोना वैक्सीन है और दूसरी कोरोना वैक्सीन से अलग किस लिए है, क्योंकि ये विश्व की पहली इंट्रानेशनल प्रकार की वैक्सीन है। बाकी की वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता था। 18+ एज के लिए ये वैक्सीन है जिसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो शब्द चर्चा में रहा था वो था जलदोस्त, जो कि झीलों और नदियों से खरपतवार की सफाई का काम आने वाला एक क्या है, यंत्र है, जिसे नेशनल एरोस्पेस लैब बेंगलोर, जो कि CSIR के अंडर में आने वाली एक लैब है, उसके द्वारा विकसित किया जा गया था। नेक्स्ट जो सब चर्चा में रहा वो था जियो विजन या भू विजन। और ये जियो विजन या भू विजन क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि मृदा या मिट्टी का परीक्षण कर सकता है, मिट्टी की संरचना को बता सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और भारतीय चावल अनुसंधान द्वारा दोनों ने मिलकर इस भू विजन ऐप को क्या किया है, डेवलप किया है। इसी प्रकार ड्रोन परीक्षण जो केंद्र बनाया गया है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में पेर मंबूदर नाम स्थान पर बनाया गया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण संयंत्र जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा वो था डिसिल्टेशन संयंत्र विलवणीकरण प्रोजेक्ट, जो कि चंगलपट्टू तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी और जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा डिसिल्टेशन का और प्रतिदिन यानी हर दिन 400 मिलियन लीटर के समुद्री जल का डिसिल्टेशन करने में सक्षम ये संयंत्र है। इसी प्रकार नमो 108 नाम का एक फूल भी चर्चा में रहा और ये फूल किसका था, कमल का। और कमल का ये फूल चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसका विकास CSIR द्वारा किया गया और विशेष रूप से चर्चा में रहने का कारण था कि इसके पूरे जीनोम का भी CISR के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अनुक्रमण कर लिया, कौन से जीन किस जगह इस कमल के फूल में है, सारा का सारा डिकोड कर लिया गया, जिसके कारण नमो 108 चर्चा में रहा। इसी प्रकार समुद्रयान या मत्स्य 6000 नाम का शब्द भी चर्चा में रहा। और क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि ये क्या थी, एक मानव युक्त पनडुब्बी है जो कि 2026 तक भारत में तैयार कर ली जाएंगी और इनका काम क्या होगा, दुर्लभ खनिज जो समुद्र में पाए जाते हैं उनकी खोज करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इनका विकास किया गया है और भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्र के क्षेत्र की जो ब्लू इकोनॉमी है और भारत का जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए विशेष रूप से ये उपयोगी रहने वाले हैं, उसमें विशेष रूप से ये काम में आने वाला है। इसी प्रकार समुद्र मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया जो कि समुद्री आपदाओं के अलर्ट के लिए विकसित किया गया एक ऐप है, जो कि पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार का जो है उसका भारतीय महासागर सूचना केंद्र है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य शब्द जो चर्चा में रहा वो था डीमन कण। डीमन प्रकार के जो कण हैं वो स्ट्राटियम रूथनेट धातु से प्राप्त किए जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही इनको प्राप्त कर लिया जाता है। और विशेषता क्या है डीमन कणों की, ये द्रव्यमान रहित है, अर्थात कोई द्रव्यमान इनका नहीं होता, कोई आवेश इन पर नहीं होता और प्रकाश से किसी प्रकार की अंतःक्रिया ये नहीं करते। सिर्फ स्ट्रोटियम और रूथनेट धातु द्वारा इनको प्राप्त क्यों किया जा सकता है, अन्य धातुओं से क्यों नहीं, इसके लिए पाइंस जो कि इसकी खोज जिन वैज्ञानिक ने की थी वो ये बताते हैं कि अन्य धातुओं पर जब उच्च टेम्परेचर जब धातुओं को दे दिया जाता है
तो उनसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकास के कारण प्लास्मेंट प्रकार के कण देती हैं, डीमन कण नहीं। तो डीमन कण कौन सी धातु देती है, स्ट्राटियम और रूथनेट धातु। इसके अलावा गीगा चैट चर्चा में रहा। गीगा चैट क्या है, रूस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसी प्रकार फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने एक विशेष प्रकार की तकनीकी विकसित की जिसके द्वारा हवा के नमूने से ये डीएनए का परीक्षण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त WMO वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक विशेश प्रकार के ग्रीन हाउस ट्रैकर, जिसे ग्लोबल ग्रीन हाउस ट्रैकर के नाम से जाना गया, उसको परमिशन दी गई हाल में। MF हाइड्रा शब्द भी चर्चा में रहा, जो कि एक हाइड्रोजन से चलने वाली एक नाव है और विश्व की पहली ऐसी नाव है। ये हाइड्रोजन से तो चले ही चलेगी, साथ में बैटरी के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है, और नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसी प्रकार जो सब चर्चा में रहा अन्य, वो था चैट GPT-4, जो कि टेक्स्ट है। अभी हमने देखा कि चैट जीपीटी के माध्यम से हम केवल टेक्स्ट के माध्यम से ही इनपुट दे सकते थे, जबकि चैट GPT-4 के माध्यम से हम टेक्स्ट और इमेज दोनों के माध्यम से कोई सर्च कर सकते हैं, और यूएस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है एशिया हाइड्रोजन ट्रेन। विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ये ट्रेन होगी, जो कि चाइना द्वारा डेवलप की गई है। दूसरी क्यों, क्योंकि पहली जर्मनी द्वारा पूर्व में ही विकसित की जा चुकी है। इसी प्रकार अमेरिकन फाउल ब्रुक टीका भी चर्चा में रहा, और ये मधुमक्खियों के लिए बनाया गया एक टीका था, जो कि मधुमक्खियों को रोगों से बचाता है। इसी प्रकार एब्रिस्वो वैक्सीन भी चर्चा में रही, जो कि बच्चों के रेस्पिरेटरी जो डिजीज है उसके लिए विकसित की गई है, और यूएसए में फाइजर नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। इसी तरह एरिस या EG5.1 शब्द भी चर्चा में रहा, जो कि एक प्रकार का कोरोना वायरस है, और एमिक्रोन जो कोरोना वायरस का एक प्रकार है उसी से ये उत्पन्न हुआ है, और ब्रिटेन में इस प्रकार का वायरस जो है देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसने अफ्रीका के 49 देशों को प्रभावित किया, सुअरों को इसने संक्रमित किया, वो भी चर्चा में रहा था। इसी प्रकार सीमलेस M4T, जो कि मेटा फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, जो कि 100 भाषाओं का अनुवाद एक साथ कर सकता है। पूर्व में हम देख चुके हैं मेजर ट्रेन ड्रोन, जो कि ईरान द्वारा विकसित किया गया, जो कि 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये थी कुछ विज्ञान और तकनीकी में हाल में हुए, रिसेंटली हुए डेवलपमेंट। आशा है कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट की आपकी जो क्लास है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।